नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों और उसके विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। फिर भी यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, तथापि उसे विधायी और न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 3 भागों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला, कार्यपालिका संबंधी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। दूसरा, विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। तीसरा, न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर्स। कार्यपालिका शक्तियों को हम देखें तो हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 53 ये प्रावधान करता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करेगा। संसद विधि बनाकर इन शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी में भी निहित कर सकती है। राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी है। उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे प्रमुख है नियुक्ति का अधिकार, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स। राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ आयोगों जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, भाषा आयोग आदि की नियुक्ति भी करता है। इसके बाद राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में हम बात करें तो आती हैं सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति है। राष्ट्रपति किसी देश के साथ युद्ध घोषित कर सकता है, युद्ध विराम घोषित कर सकता है, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग भी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। फिर हम देखें तो कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों में भारत के राजदूत नियुक्त करता है और दूसरे देशों के राजदूतों को स्वीकार करता है। विदेशों में व्यक्तिगत प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के नाम से ही नियुक्त किए जाते हैं। विदेशों के साथ समझौते भी राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन इन समझौतों को संसद का अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और अन्य अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के निर्देशन यानी डायरेक्शन देने का अधिकार भी रखता है। संसद जो विधियां पारित करती है उनको क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश देते हैं। देश के सभी भागों में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक प्रकार के निर्देश संघीय कार्यपालिका द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ये अधिकार संघ की कार्यपालिका को ही प्राप्त है।
कार्यपालिका संबंधी कार्यों की सूची बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप बनने के कारण कार्यपालिका संबंधी कार्य और उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो कार्य विधायी और न्यायिक शक्तियों के अलावा हैं, के अतिरिक्त हैं, वो सारे कार्य कार्यपालिका संबंधी माने जाएंगे, कहे जाएंगे, और वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, क्योंकि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के अनुसार। इसके बाद हम देखें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति संसद का आवश्यक अंग है, अभिन्न अंग है। संवैधानिक दृष्टि से उसे विस्तृत विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति ही संसद के सत्र का आह्वान करता है, संसद के सत्र को आहूत करता है, और सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। संसद के सत्र का स्थगन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को विघटित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। धन विधेयक के अतिरिक्त हर विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु यदि पुनः वह बिल या विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुलाता है। अनुच्छेद 304 के अनुसार व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने वाले या उन्हें प्रभावित करने वाले अधिनियम राज्यों के विधानमंडलों द्वारा तब तक पारित नहीं किए जा सकते जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वीकृत नहीं कर दिया जाता है। संसद में धन विधेयक, किसी राज्य या राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण, इन संबंधी विधेयकों को भी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके अलावा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अब राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति इस अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। ऐसा अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने पर 6 सप्ताह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। मतलब ऐसे अनुमोदन के अभाव में अध्यादेश अप्रभावी हो जाएगा।
तो इस प्रकार अध्यादेश जारी करने से संबंधित उपबंध हम देखें तो अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। हालांकि संसद का एक सत्र सदन में होना, संसद का एक सदन सत्र में होना राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बाधित नहीं करता है। दूसरा, अध्यादेश उन सभी विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद विधि निर्माण कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायी शक्ति की सहवर्ती होती है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और उस अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित कानून का होता है। ऐसे अध्यादेश को संसद के पुनः संवैध होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुसमर्थित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा 6 सप्ताह के बीतने पर यह अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने के लिए परिस्थितियां विद्यमान है या नहीं, इस मामले में राष्ट्रपति की संतुष्टि ही अंतिम आधार है। संविधान के 38वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में देखें, यानी जुडिशियल पावर्स के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात राष्ट्रपति को ही दया याचिका मर्सी पिटीशन दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के दंड को लघु कर सकता है, यानी छोटा कर सकता है, निष्प्रभावी कर सकता है, दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति का यह अधिकार सैनिक और असैनिक न्यायालय दोनों पर समान रूप से लागू है। यानी राष्ट्रपति सैनिक न्यायालयों के द्वारा दंडित व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी क्षमादान दे सकता है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की शक्ति किसी मामले के गुण दोष देखने के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायालय का निर्णय यथावत बना रहता है, परंतु राष्ट्रपति उससे भिन्न निर्णय दे सकता है। यह उसकी संवैधानिक शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से करता है। इसके अलावा एक शक्ति राष्ट्रपति की और है, वो है आपात उद्घोषणा की शक्ति, इमरजेंसी पावर्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 इन तीनों में आपात से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न आपात के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उत्पन्न आपात के बारे में प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 60 वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि देश में या उसके किसी भाग में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे देश की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा उत्पन्न हो गया है, या किसी राज्यपाल से या अन्य किसी प्रकार से
राष्ट्रपति की संतुष्टि हो जाए कि उस राज्य का संचालन संविधान के उपबंधों के अनुसार किया जाना असंभव हो गया है, या राष्ट्रपति की यह संतुष्टि हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग का साख या वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो राष्ट्रपति क्रमशः अनुच्छेद 352, 356 और 360 में उपबंधित आपात की घोषणा कर सकता है। संविधान के 38वें संशोधन द्वारा यह स्थिति साफ कर दी गई है कि राष्ट्रपति का संतोष ही घोषणा का अंतिम आधार होगा और न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है इस आपात उद्घोषणा को कि यह द्वेषपूर्वक या मेलाफाइड इंटेंशन से की गई है। अनुच्छेद 359 के अनुसार ऐसी घोषणा संसद के समक्ष रखी जाएगी और 2 माह की समाप्ति के पश्चात प्रभावहीन हो जाएगी यदि संसद द्वारा अनुसमर्थित नहीं की जा सकती है। आपात उद्घोषणा द्वारा भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात की स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित कोई भी शक्ति या तो स्वयं प्रयोग कर सकता है या किसी अधिकारी को ऑथराइज्ड कर सकता है या इस प्रकार की घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधानमंडलों की शक्तियों का प्रयोग करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को विस्तृत कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदात्मक प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई है, इसलिए इन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और मंत्रणा से ही करता है, क्योंकि ऐसी प्रणाली की सरकार में यानी संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है यानी नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। धन्यवाद।